जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम जो यूपीपीसीएस के थ्रू असिस्टेंट टाउन प्लानर की जो वैकेंसी आई है उसकी पूरी जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा। इसमें देखिए, जैसे कि यूपीपीसीएस असिस्टेंट टाउन प्लानर एग्जामिनेशन 2023 यानी कि एटीपी एग्जामिनेशन रिक्रूटमेंट 2023, इसकी पूरी जानकारी मैं बताऊंगा कि जैसे कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या है, ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, कब से हो रहा है, एज लिमिट भी बताऊंगा, सिलेबस क्या है, कितने पोस्ट हैं, कौन से कैटेगरी में कितने पोस्ट हैं। अब यहाँ पे देखिए दिखा है, मेरे चैनल पे सभी भर्ती की संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो मैं आपसे प्रयास कर रहा हूँ कि जो भी वैकेंसी निकलेगी मैं उसकी अपने यूट्यूब चैनल पे पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। कुछ ऐसा होता है कि मतलब कि जो नोटिफिकेशन आता है उसमें कुछ लोगों को कोई बात समझ में नहीं आती, बस मैं वही आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। बाकी आप लोग जो वैकेंसी देख रहे हैं उनको तो नोटिफिकेशन पढ़ने आता ही है, थोड़ी सी कहीं दिक्कत होती है तो फिर हम बस एक गाइड के रूप में आप काम कर रहे हैं आपके लिए। देखिए, फिर इसमें जो नोटिफिकेशन आप इसका असिस्टेंट ऑफ प्लानर का जब आप करेंगे तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है ओटीआर पे। वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप लोग जानते ही होंगे, वन टाइम रजिस्ट्रेशन इसको बिल्कुल अनिवार्य कर दिया है। अगर आप ओटीआर नहीं कर रहे हैं तो अनिवार्य, तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। पहले आपको ओटीआर भरना पड़ेगा। इसके बाद इसमें यही होता है कि जैसे फॉर्म अप्लाई करते हैं तो जो बेसिक जानकारी होती है उसी को हम उसमें फुलफ़िल करते हैं, बस वही है। फिर इस फॉर्म का आवेदन आज से स्टार्ट हो गया है, यानी कि आज है 14 अगस्त 2023 और इसका अंतिम तारीख है जो वो है 14 सितंबर 2023। अब जो 14 सितंबर है वही डेट जो है वो पेमेंट का भी वही लास्ट डेट है। आप जो जैसे फॉर्म अप्लाई करते हैं तो जो आपको एक शुल्क या फ़ी बोलते हैं वो देना पड़ता है, उसका भी उसको बोलते हैं पेमेंट कटवाना या कुछ, तो उसका भी डेट वही 14 सितंबर 2023 है। इसके बाद देखिए एप्लीकेशन फ़ी, इसमें कैटेगरी वाइज अलग अलग है, हम उसको समझते हैं। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 125 रुपये है, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 125 रुपये है। और एक्स सर्विसमैन एससी एसटी के लिए 65 रुपये है। और जो पीएच कैंडिडेट हैं, यानी कि जिनको आप दिव्यांगजन बोलते हैं, या पहले लोग मतलब पहले विकलांग बोलते थे लेकिन उसका नाम परिवर्तित कर दिया गया, अब उनको दिव्यांगजन बोलते हैं, उनके लिए फ़ी है 25 रुपये। जो एप्लीकेशन फ़ी है उसको मैंने बता दिया कि क्या है कैटेगरी के हिसाब से। इसके बाद हम पोस्ट समझ लेते हैं। तो पोस्ट है, इसमें टोटल पोस्ट है 24। अब यहाँ पे जनरल ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विसमैन और प्लस महिला, इनके लिए सबके लिए अलग अलग इसमें पोस्ट निकला हुआ है। तो जो जनरल में है वो है 11, ओबीसी में 6, एससी में 5, एसटी में एक भी पद नहीं है, नोटिफिकेशन में दे रखा है। ईडब्ल्यूएस में 2 पोस्ट, एक सर्विस में 1, महिला के लिए 4 पद हैं, यानी कि 4 पोस्ट महिला के लिए है, ये रिजर्व है। इसके बाद से फिर हम अगले स्टेप पे आते हैं। स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को मैं पूरी जानकारी दे दूंगा और लगभग जो नोटिफिकेशन का निचोड़ है वो मैं इस वीडियो में बता दे रहा हूँ आप लोगों को। अब देखिए अब पद की प्रकृति, यानी कि
पोस्ट का नेचर जो है वो ग्रुप बी की नौकरी है, लेकिन ए और आज पत्रित है। और आज मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, जो नोटिफिकेशन में है मैंने वही बताया। बाकी सैलरी हम समझ लेते हैं। वेतनमान 7वां वेतनमान के हिसाब से है। अब इसमें जो दे रखा है ग्रेड पे है 5400 रुपये। लेवल 9। अब देखिए, अब मान लीजिए कि इसका अगर आप देखेंगे 5400 ग्रेड पे के हिसाब से, तो इसका बेसिक जो बनता है लेवल 9 में बेसिक वो बनता है 39,100 रुपये। इसके बाद जो बेसिक है उसका इस समय जो DA अलाउंस या महंगाई भत्ता जिसको बोलते हैं वो 42% मिल रहा है। DA 42% मिल रहा है, जो लगभग इसका 39,100 का निकालेंगे तो 16,000 के आसपास में आ जाएगा। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको जब आपकी नौकरी लग जाती है तो आपके हाथ में नेट सैलरी कितनी आएगी, उसी को थोड़ा सा कैलकुलेशन कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि इतने के आसपास में हमको सैलरी मिलेगी। थोड़ा सा ये रहता है कि बच्चों में इंटरेस्ट रहता है कि नहीं, मैं जो नौकरी के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहा हूँ उसका कितना वेतनमान है, कितना सैलरी बनेगी। सभी लोग तो नौकरी लगभग सैलरी के लिए ही करते हैं। इसके बाद से फिर HRA भी मिलता है। HRA तो इसका वो शहर पे रहता है 9%, 18%, 27% के हिसाब से रहता है। या आपको अगर जैसे कि इसको मतलब कि आवासीय सुविधा बोलते हैं, तो आवास अगर आपको मिल जाता है तो फिर HRA आपको नहीं मिलेगा। तो अब उस हिसाब से इसका भी रहता है, तो 9% के हिसाब से भी जोड़ेंगे। अगर आपको आवासीय सुविधा नहीं मिला है, आवास नहीं मिला है, तो फिर आपको लगभग 9% के हिसाब से भी 3500 आपको मिलेगा। तो इनको जोड़ने के बाद फिर इसमें प्रोफेशनल टैक्स NPS जो बेसिक सैलरी है ये, इसका NPS जो है वो 10% कट जाता है, फिर प्रोफेशनल टैक्स भी करता है। तो प्रोफेशनल टैक्स जब कटता है तो फिर इसकी नेट सैलरी निकल के आती है। तो इसको जोड़ने होने के बाद और इसको NPS निकालने के बाद लगभग आपके हाथ में 58,000 के आसपास में नेट सैलरी आ जाएगी। बाकी इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन है, मैं कैलकुलेशन एक्यूरेट नहीं बताया, मैं बस ऐसे लंबा चौड़ा बता दिया कि बेसिक सैलरी आपकी कितनी है। DA इस समय 42% चल रहा है। HRA क्या है, तो HRA 9%, 18%, 27% के आसपास में चल रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट में इतना ही होता है लगभग। UP यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार में भी ऐसा ही है। अब इसके बाद से हम फिर अगले स्लाइड पे आते हैं। अब देखिए, इसमें एलिजिबिलिटी योग्यता को समझते हैं। तो इसमें अनिवार्य योग्यता ये है कि किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से आप नगर एवं ग्राम नियोजन में उपाधि या स्नातकोत्तर डिप्लोमा, यानी कि देखिए अगर आप जैसे क्या बोलते हैं टाउन प्लानिंग में आपने बैचलर डिग्री ले रखा है या PG कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। या इनमें से किसी एक संस्था से आप एसोसिएट सदस्य हैं, किससे, तो इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानर्स इंडिया से, फिर अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स, अमेरिकन जो इंस्टीट्यूट है इसके हिसाब से, उससे आप एसोसिएट सदस्य हैं। या इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर लंदन, इनमें किसी भी जो भी संस्था है इसमें किसी से भी एसोसिएट सदस्य हैं, तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद फिर उसी बात को फिर यहाँ दोहरा दिया है, फिर तीसरी बात में भी दोहरा दिया है। इसके बाद बोला है यहाँ पे कि इसके समकक्ष अर्हता हो। इसके समकक्ष मतलब कि इसके जो लेवल की एलिजिबिलिटी है वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लगभग बीटेक वालों, बीटेक जिसने कर रखा है या एमटेक कर रखा है, उसके लिए भी कुछ इसमें 28 संस्था का नाम दे रखा है, उनमें से आप देख लेंगे। अगर उससे आपने कोई आपके पास डिग्री है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं जाके कि कौन कौन सी संस्था है। नोटिफिकेशन में 28 है, मैंने यहाँ पे नहीं मतलब कि जगह ही कम पड़ जाएगी, इसकी वजह से मैंने उसको नहीं दिखाया है। बाकी आप नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा। इसके बाद फिर अगले साइड पे आते हैं। एज लिमिट देखिए, इसका है 21 से लेके 40 ईयर, 21 से 40 वर्ष तक। अब इसमें
बोल रहा है कि 2 जुलाई 1983, 1 जुलाई 2002, आप इनके बीच में आपका जन्म तिथि है। आप अगर 2 जुलाई 1983 और 1 जुलाई 2002 के बीच में आपकी मतलब कि आपकी पैदाइश है या आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यदि इससे पहले है तो भी फॉर्म का आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। अगर इसके बाद भी है तो भी फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए है, दिव्यांगजन हैं उनके लिए मैक्सिमम या एज है वो 55 ईयर है। इसमें इसके बाद से सुन लीजिए, जो ओबीसी, एससी, एसटी को जो उम्र में छूट प्राप्त होती है वो लागू है। 0-5 ईयर्स यानी कि लगभग 45 वर्ष तक वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप देख लीजिएगा, आप ये 55 वर्ष तक दिव्यांगजन अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी, एससी, एसटी वाले 5 वर्ष की उम्र में छूट है, 45 वर्ष तक कर सकते हैं। बाकी ईडब्ल्यूएस और जनरल के लिए ये 40 वर्ष तक है। इसके बाद से फिर सिलेक्शन प्रोसेस समझ लेते हैं। इसमें क्या है कि आप फॉर्म अप्लाई कर देंगे। फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा, या जो पहली परीक्षा होगी, जो प्री की परीक्षा होगी, पहले प्री है फिर उसके बाद मेंस है। अब प्री ऐसा है कि सिर्फ क्वालिफाइंग है। आप प्री क्वालिफाई करके मेंस के लिए जाएंगे। मेंस में जाएंगे, मेंस का जो मार्क आपको प्राप्त होगा उसी के आधार पर मेधा सूची या मेरिट लिस्ट बनेगी। अब इसको समझ लीजिए कि जो प्रारंभिक परीक्षा है ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, यानी बहुविकल्पीय है। इसमें कितने प्रश्न होंगे? तो 150 प्रश्न होंगे। 150 प्रश्न, 300 नंबर या मार्क। इसमें नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग 0.33 है, यानी कि एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 0.33 अंक काट लिए जाएंगे। इसके बाद से इसमें जो प्री का जो सिलेबस है वो और फिर से मेंस का लगभग सेम टू सेम है। तो इसमें 150 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन ऐसा है कि नगर एवं ग्राम नियोजन से 100 क्वेश्चन है। नगर एवं ग्राम नियोजन से 100 क्वेश्चन रहेंगे और 50 क्वेश्चन जीएस से रहेंगे। इसके बाद इसमें ये भी है कि आपकी जो मार्क है वो मतलब कि एक वो लगा दिया गया है, अनिवार्यता कर दी गई है कि आप अगर ओबीसी, जनरल या ईडब्ल्यूएस के हैं तो इस प्री में कम से कम 40% मार्क आपको लेके आना है, यानी कि 3 चौके 12 120 नंबर लेके आना ही है, कंपलसरी है। यदि एससी या एसटी के हैं तो आपको 35% मार्क लेके आना है, यानी कि लगभग 105 नंबर आपको लेकर ही आना है, ये अनिवार्यता है। फिर इसके बाद आप मेंस के लिए जाएंगे। अब मेंस में 2 पेपर हैं। पहला पेपर है सामान्य हिंदी एवं निबंध, मतलब सामान्य जनरल हिंदी एवं इससे निबंध। ये होगा 100 मार्क का। अब 2 घंटा समय रहेगा। ये है डिस्क्रिप्टिव टाइप, ये ऑब्जेक्टिव टाइप था, ये डिस्क्रिप्टिव टाइप है। डिस्क्रिप्टिव टाइप है। फिर दूसरा पेपर होगा वो नगर एवं ग्राम नियोजन से होगा, ये 200 मार्क का होगा। दूसरा पेपर नगर एवं ग्राम नियोजन से, जो आप डिग्री में पढ़े होंगे वही है, 200 मार्क, 3 घंटे का है। 3 घंटे का पेपर होगा।
इन दोनों मार्क को मिलाने के बाद हो जाएगा 100 प्लस 200 यानी 300 मार्क। इसी के आधार पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। फिर अगले साइड पे चलते हैं। अब देखिए इसमें सिलेबस देख लीजिए। मैंने बता देता कि प्रारंभिक परीक्षा में एक पेपर होगा, 150 नंबर का होगा। 100 प्रश्न नगर एवं ग्राम नियोजन से 100 प्रश्न आएंगे, जो मैंने पीछे समझा दिया है। फिर समान अध्ययन से 50 प्रश्न रहेंगे। टोटल 300 अंक का होगा। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। 2 घंटे का समय मतलब कि टाइम दिया जाएगा। इसके बाद फिर आपको लिखित परीक्षा के लिए, मुख्य लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। इसमें 2 पेपर होंगे, एक सामान्य हिंदी एवं निबंध, समय 2 घंटा, मार्क 200। इसके बाद फिर इसमें भी सामान्य हिंदी के 50 अंक के रहेंगे, निबंध भी 50 अंक का रहेगा। इसके बाद दूसरा पेपर फिर नगर एवं ग्राम नियोजन का रहेगा, जो वही ट्रेडिशनल क्वेश्चन रहेंगे। ये 3 घंटे का रहेगा, 200 मार्क का। फिर दूसरे स्लाइड पे चलते हैं। जो इसका सामान्य अध्ययन का जो सिलेबस है उसको समझ लीजिए। जो यूपीपीसीएस का सिलेबस है, अब यूपीपीसीएस करा रही है इस एग्ज़ाम को, तो अपने सिलेबस के हिसाब से इसको करवाएगी, आप समझ ही सकते हैं। तो वही है, सामान्य विज्ञान रहेगा, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि एवं वाणिज्य एवं व्यापार यानी इकोनॉमी, फिर विश्व भूगोल, भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, अधुनातन राष्ट्रीय एवं मतलब कि ये इसका यहाँ पे जो है, जो करंट में चल रहा है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटना, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। सामान्य बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता यानी कि आपको रीजनिंग का भी ज्ञान होना चाहिए। यूपी स्पेशल का भी ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद से फिर प्रारंभिक गणित के बारे में बता रखा है। इकोलॉजी एनवायरनमेंट से भी आपको नॉलेज होना चाहिए। ये जो सिलेबस है ये आपको सिर्फ प्री में आएगा, लगभग प्री में, क्योंकि मेंस में तो हिंदी और निबंध दे रखा है। बाकी आपका नगर एवं ग्राम नियोजन से है। जो इसका जीएस का जो पेपर फर्स्ट में होगा, सिर्फ वहीं से ये इसका सिलेबस ये वाला है, जीएस वाला। बाकी फिर ये आपका जो सिलेबस है वो भी कवर हो गया। इसके बाद से फिर इंटरव्यू नहीं होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में कहीं भी साक्षात्कार का कोई भी उल्लेख नहीं है या कहीं भी वर्णन नहीं है। इसके फाइनल सिलेक्शन होगा वो मेंस के आधार पे होगा, बस यही तक है। इसकी संपूर्ण जानकारी मैंने लगभग आप लोगों को देने का प्रयास किया है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, थोड़ा लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, वो थोड़ा शेयर भी कर दें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। कम से कम एक दोस्त को तो शेयर कर ही दें। बस वीडियो कैसा लगा ये भी थोड़ा कमेंट करके बता दें। थैंक यू दोस्तों।